नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ा खुलासा है। एक भाजपा के नेता का ही, जो अब भाजपा का नेता नहीं रहा है, उसका वीडियो सामने आया है, वीडियो बयान। और उस वीडियो बयान से ये सच सामने आया है कि भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टियों में जो नेता जा रहे हैं, उनको कोई और नहीं भेज रहा या कोई और नहीं बुला रहा, बल्कि वो देवेंद्र फडणवीस के कहने पर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। यानी देवेंद्र फडणवीस भाजपा के नेताओं को दूसरी पार्टियों में सेट करवा रहे हैं और टिकट दिलवा रहे हैं। लेकिन ये खेल देवेंद्र फडणवीस का नहीं है। देवेंद्र फडणवीस बाकी जगहों की तरह इस बार भी सिर्फ मोहरा हैं। ये प्लान पूरा दिल्ली में तैयार हो रहा है। ये शाह का प्लान है। इस प्लान का सिर्फ एग्जीक्यूशन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में कर रहे हैं और इस प्लान की मार बहुत दूर तक है। 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के नतीजे आ जाएंगे विधानसभा चुनाव के, उसके बाद एक एक कर अमित शाह सबको फंसाएंगे। और फंसाएंगे किसको? शरद पवार को नहीं, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को नहीं। जो दोस्त हैं उन दोस्तों को फंसाएंगे। फंसाएंगे अजीत पवार को, फंसाएंगे एकनाथ शिंदे को। अब जो ट्रेंड चला है, जिस नए प्लान पर काम करना शुरू किया है अमित शाह ने, और उस पर एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी फडणवीस को निभाने के लिए दी है, ये काम अगर सक्सेसफुली, सफलता से पूरा हुआ, तो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये कभी भी कहीं नहीं जा पाएंगे। और इसकी अंतिम परिणति, इसका अंतिम परिणाम क्या ये होगा कि एनसीपी और शिवसेना, इन दोनों का विलय भाजपा में हो जाएगा? ये सवाल है मेरा, और इस सवाल के पीछे जो आधार है, मैं आपको बयान भी सुनवाऊंगा। वो वीडियो बयान जो आया है पूर्व बीजेपी नेता का, उसका बयान भी सुनवाऊंगा। लेकिन कुछ सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन सवालों को आज इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या एनसीपी और शिवसेना, इन दोनों का विलय हो जाएगा भाजपा में, जो फाइनल प्लान का अंतिम नतीजा जो सोचा गया है? और क्या ये सब कुछ लंबे वक्त से प्लान हो रहा था, ताकि घड़ी और तीर धनुष, ये दोनों जो है, जो तीर है शिवसेना का वो, और घड़ी, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र के चुनावी सियासत से खत्म हो जाएं? दरअसल शिवसेना और एनसीपी को जड़ से खत्म करने का प्लान था, और वो प्लान उद्धव वाली शिवसेना को खत्म करने का था, शरद पवार वाली एनसीपी को खत्म करने का था। लेकिन शाह का प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से जब शिवसेना तोड़ी थी, शिवसेना तोड़ने पर शिंदे तो आए, विधायक तो आए, मतदाता नहीं आए, थोड़े बहुत आए। एनसीपी टूटी, अजीत पवार आए, विधायक आए, लेकिन मतदाता बिल्कुल नहीं आए। तो वहां से प्लान गड़बड़ हुआ। अब मैं आता हूं तथ्यों पर। वो आपको मैं बाइट सुनवाता हूं। बाइट किसकी है, वो वीडियो बयान किसका है? सांगली के भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। ऐसा भी नहीं कि कोई आया गया, आया राम गया राम टाइप हो, संगठन का आदमी। इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे थे। वो जो है निशिकांत भोसले पाटिल, निशिकांत भोसले पाटिल भाजपा छोड़ करके एनसीपी में शामिल हो गए। इसके अलावा एक्स एमपी पूर्व सांसद हैं संजय काका पाटिल, ये भाजपा के पूर्व सांसद हैं, ये भी एनसीपी में शामिल हो गए, अजीत पवार के साथ आ गए। दोनों को तत्काल पार्टी में आते ही टिकट दे दिया गया है, चुनाव मैदान में उतार दिया गया। निशिकांत भोसले पाटिल को इस्लामपुर से उतारा गया है और संजय काका पाटिल को तासगांव से उतारा गया है। अब इन दोनों के चुनाव मैदान में उतरते ही जब ये एनसीपी में शामिल हुए, तो पत्रकारों ने पूछ लिया, चुनावी राजनीति में शायद इतनी मेच्योरिटी नहीं थी निशिकांत भोसले पाटिल की, या जानबूझकर कहा उन्होंने इस बात को जो अब तक ढकी छिपी थी? इसमें अभी और उदाहरण आएंगे, इसमें नीलेश राणे का उदाहरण आएगा, इसमें हम वर्ली वाली सीट की भी चर्चा करेंगे, आदित्य ठाकरे
वाली सीट पर क्या खेल चल रहा है, और ये सारा कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले मैं आपको निशिकांत भोसले पाटिल का वो बयान सुनवाता हूँ कि किसके इशारे पर एनसीपी में आए हैं, एनसीपी में कौन भेजा है, एनसीपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का क्या हो रहा है, ये भी समझेंगे इसी कड़ी में। सुनवाइए कंट्रोल रूम जरा, निशिकांत भोसले पाटिल क्या बोल रहे हैं जरा सुनवा दीजिए। आज आपने भाजपा छोड़ के एनसीपी ज्वाइन किया, क्या कारण था? भारतीय जनता पार्टी मेरे शीर्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब के आदेश से मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष आज ज्वाइन किया। गठबंधन की सरकार है, महायुति की सरकार है। ये जगह जो इस्लामपुर विधानसभा है वो राष्ट्रवादी के लिए गई, इसलिए भाजपा से वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा मुझे। और ये इलेक्शन इस्लामपुर विधानसभा में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ये चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसे मुझे निश्चित उम्मीद है। आप सांगली के जिलाध्यक्ष थे भाजपा के, अब आप इस्लामपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहेंगे, तो ये जो परिवर्तन है, क्या आपके मतदाताओं को पटेगा? भाजपा कार्यकर्ताओं इसको स्वीकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष करके मैंने 2.5 साल काम किया है। अभी इस्लामपुर विधानसभा का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन 100% जो लोगों की मांग थी, उसी मांग के हिसाब से ये जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को गई है और लोग वो स्वीकार करेंगे, इससे मुझे उम्मीद है। अब देखिए, ये इस्लामपुर से जो है एनसीपी में आकर के और मैदान में उतर गए। एनसीपी के नेताओं का क्या होगा, सवाल ये है। यानी एनसीपी के पास दो सवाल यहां से खड़े होते हैं, बड़ा क्लियर कट है। इस बात को महाराष्ट्र के मतदाता सोचें और समझें। या तो अजीत पवार की पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसके पास कार्यकर्ता नहीं है, काडर नहीं है, चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं है, उसके पास कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, इसलिए जो भी सीटें मिली हैं वो भाजपा ने खैरात में दे दी हैं। खैरात में सीटें दी और अब प्रत्याशी दे रही है भाजपा कि ये लो प्रत्याशी लड़ा दो। पहला सवाल ये है। दूसरा, अगर हैं कार्यकर्ता हैं, काडर है, तो अगर अपने कार्यकर्ताओं और काडर को दरकिनार करके भाजपा से प्रत्याशी आयातित किया जाएगा, तो एनसीपी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नीचे कह दिया कि नीचे ये लिख करके कि विचाराधीन है मामला, जैसे सिगरेट और गुटखे पे लिखा जाता है, वैसे ही चेतावनी लिख करके और घड़ी सिंबल इस्तेमाल करो। अद्भुत है न्यायपालिका भी। तो ऐसे में वो अजीत पवार जिसके हाथ में असली एनसीपी कहने के लिए है, उस एनसीपी के अगर 4-6 कार्यकर्ता भी हैं अजीत पवार के साथ, तो उनको भी बाहर करने की तैयारी कि जाओ भाई अपना अपना ठिकाना ढूंढ लो, यहाँ पे तो भाजपा से लोग आएंगे और टिकट लेकर के चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। और तीसरी बात, अजीत पवार चुनाव के बाद मान लिया 1 मिनट के लिए कि 10-12 विधायक जीत जाते हैं, 15 विधायक जीत जाते हैं, कुछ भी 10-20 कुछ भी जीत जाते हैं, सत्ता से दूर रह जाती है महायुति। और सत्ता की मलाई खाने के आदी ये लोग जब अपनी अपनी पार्टी तोड़ के आ गए, फिर से अगर सोचें कि घर वापसी हो जाए किसी तरीके से, झुक के माफी मांग के किसी तरीके से, तो ये जाएंगे कैसे? फिर ये कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी में जो जीते हुए विधायक हैं वो मूलतः भाजपाई हैं। जब भी ये कहीं जाने को सोचेंगे तो अकेले खड़े नजर आएंगे, बाकी तो पार्टी तोड़ देगी भाजपा। और जैसे एनसीपी को इन्होंने, अजीत पवार ने जैसे एनसीपी को धोखे से, छल से शरद पवार से लिया है, उसी तरह, और उसमें मददगार कौन रहा? भाजपा। भाई चुनाव आयोग ने ओरिजिनल इनको कह दिया कि असली एनसीपी ये हैं। तो ऐसे ही जिस दिन भाजपा चाहेगी एनसीपी का नामो निशान मिटा देगी। आप समझिए, एनसीपी का नामो निशान मिटा देगी। कैसे मिटाएगी नामो निशान? जिस दिन चाहेगी कि अब एनसीपी का अस्तित्व खत्म करना है, एनसीपी का कर देगी बंटवारा, क्योंकि वहां पर मूलतः भाजपा के नेता बैठे होंगे। वो टूटेगी पार्टी, पार्टी टूटेगी, फिर यहां राजीव कुमार वाला आयोग है, वो आयोग जो टूटा हुआ हिस्सा जो भाजपा के इच्छा के अनुसार टूटेगी, वही असली एनसीपी उसको मान लेगी, और उस असली एनसीपी का फिर कुछ वक्त बाद भाजपा में विलय हो जाएगा और घड़ी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। एनसीपी खत्म। यही फॉर्मूला
शिवसेना पर भी अप्लाई होगा। शिवसेना में नारायण राणे और उनके बेटे, एक पुत्र भाजपा में है, दूसरा बेटा नीलेश कुडाल से वैभव नाइक, शिवसेना यूबीटी के जो विधायक हैं और प्रत्याशी हैं वैभव नाइक, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए शिवसेना वाया शिवसेना यानी वाया शिंदे, एकनाथ शिंदे, यहां शामिल करवा करके और मैदान में उतार दिया कुडाल से। मतलब प्रत्याशी भाजपा का है, सिंबल जाओ ले लो। फिर ये ढकोसला दिखावा, जो दिखावा, इस पर भी सवाल है कि जो ये दिखावा हो रहा है कि दिल्ली में मंथन हो रहा है, दौड़ दौड़ के शिंदे और अजित पवार आ रहे हैं दिल्ली, शाह के साथ बैठ रहे हैं, ये सीट मांगने नहीं आ रहे हैं। ये शिंदे के जो कार्यकर्ता हैं, जो पीछे जिंदाबाद करते हैं, जो चुनाव में अपना खून पसीना एक करते हैं, वो और अजित पवार के जो भी गिने चुने 10-20 कार्यकर्ता बचे हों, वो ये सब समझ लें इस बात को कि ये सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए, अंधेरे में रखने के लिए ऐसी कवायद होती है कि बार-बार दिल्ली आ रहे हैं, अमित शाह के साथ जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं में संदेश देने के लिए कि नहीं, एकनाथ शिंदे ने बहुत लड़ाई लड़ी, आखिर में मजबूरी में, अब जाते तो कहाँ जाते, मजबूरी में चलो समझौता कर लिया। अजित पवार बहुत लड़ाई लड़ी हमारे टिकट के लिए, वो तो एकदम अमित शाह से भिड़े थे कि ये सीट मांग के रहेंगे, हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा। लेकिन वो क्या करें बेचारे, अब एक्सपोज हो चुके हैं। जो सीट ये ले रहे हैं, भाई सीट बंटवारे में मिला इनको हिस्सा, या तो 2 कम लेते, भाजपा को ही दे देते, भाजपा को ही दे देते कि भाई आप लड़ाओ। अगर आपके पास प्रत्याशी नहीं था तो वहां पर आप लड़े क्यों? और आपके पास अगर प्रत्याशी था, कार्यकर्ता था, तो आपने अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, मूर्ख बनाया उनको। जैसे इस्लामपुर, तासगांव, कुडाल। अब आते हैं हम वर्ली पर। वर्ली सीट पर भी जरूरी है समझना खेल। वर्ली में आदित्य ठाकरे के सामने साइना एनसी, जो कोषाध्यक्ष हैं बीजेपी की, उनको टिकट दिया गया था। लेकिन बीजेपी का ही एक वरिष्ठ नेता साइना एनसी के नामांकन का विरोध शुरू कर दिया, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने मुलाकात किससे की? एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। और कभी भी भाजपा में जो लोग कहते नहीं है शिंदे के साथ बैठ के हो गया होगा, बीजेपी में एक एक सीट के लिए जब दिल्ली आना पड़ रहा है तो वर्ली का नेता तो डील कर नहीं सकता। जब एक एक सीट के लिए भाई साहब दिल्ली आना पड़ता है शाह के पास, तो वर्ली में नया नाम मिलिंद देवड़ा का आने लगा। शिंदे मिलिंद देवड़ा को लाएंगे। मिलिंद देवड़ा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भाजपा जिनको अपने साथ लाना चाहती थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में बेसिकली 2 विंग्स का अपने इस्तेमाल कर रही है, 2 प्रकोष्ठ। एक प्रकोष्ठ अजित पवार हैं, एक प्रकोष्ठ शिंदे हैं। इस प्रकोष्ठ में जिनको हम डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं, उसको प्रकोष्ठ में रख दो, जब प्रकोष्ठ से मन होगा तो उठा लाएंगे। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है मिलिंद देवड़ा। मिलिंद देवड़ा को बीजेपी ने शिंदे कैंप में ज्वाइन करवाया था। मिलिंद देवड़ा का शिंदे से कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, कोई जो है वैचारिक रूप से तो कोई लेना देना नहीं है। अब जो है साइना एनसी की जगह पर वर्ली में मिलिंद देवड़ा ये हिंट कर रहे हैं कि वो चुनाव मैदान में आ सकते हैं। आ सकते हैं क्या? वो करीब करीब आप तय मानिए, क्योंकि ये इशारा हो गया कि फिर ठीक है, जो हमारा एक आपके पास है आदमी, उसको उतारो, साइना एनसी नहीं, और दूसरी आदित्य ठाकरे को थोड़ा घेरने में मदद मिलेगी। आदित्य को थोड़ा हो सकता है मेहनत करनी पड़े वर्ली में, क्योंकि शिंदे की सीट को केदार दिघे, आनंद दिघे के भतीजे को उतार दिया उद्धव ठाकरे ने, तो शिंदे को फंसा दिया। युगेंद्र पवार को उतार करके अजित पवार को फंसा दिया बारामती में। तो फिर यहां पर ये प्लानिंग, दरअसल ये प्लानिंग इसलिए है कि शिंदे और अजित पवार घिर रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश की जाए। तो घेरने के लिए उनको कोई और मिल नहीं सकता था, तो मिलिंद देवड़ा ही सही। मिलिंद देवड़ा का आप ट्वीट देखिए, ये ट्वीट, कंट्रोल रूम का ट्वीट चला दीजिए मिलिंद देवड़ा का, ये ट्वीट आप देखेंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी believes that justice for Worli and Worlikers is long overdue. Together
We are paving the way forward and will share our vision soon. It's वर्ली नाउ। इसको हिंदी में भी मैं बता देता हूं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मानना है कि वर्ली और वर्लीकरों के लिए न्याय मिलने में बहुत देर हो चुकी है। हम सब मिलकर आगे का मार्ग साफ कर रहे हैं और जल्द ही अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। अब वर्ली है। इसका मतलब कि वर्ली में, अब वर्ली है तो वर्ली में अब मिलिंदे उड़ाएंगे। अब सोचिए, जहां पर जो बीजेपी के कोटे में सीट गई थी, उसको फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, यहाँ एक सीट तो देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो सीट वहां से शिवसेना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, करीब करीब तय हो चुका है। बीजेपी जिसके कोटे में जो सीट गई थी और जहां पर साइना एनसी नामांकन की तैयारी कर रही थी, वहां शिवसेना प्रत्याशी आ सकता है। तो शिवसेना प्रत्याशी नहीं है, सिंबल सिर्फ शिवसेना का है। जो राणे का बेटा नीलेश राणे है, वो सिंबल सिर्फ शिवसेना का है, एकनाथ शिंदे का है। वो शिवसेना का न वैचारिक रूप से शिवसेना से जुड़ा है, न जो है दिल से जुड़ा हुआ है, मतलब न वैचारिक न शारीरिक, आप कहिए बस औपचारिक रूप से जुड़ा है और कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब एकनाथ शिंदे, वही चीज इंप्लीमेंट होगा एकनाथ शिंदे के साथ, अजीत पवार वाला, कि 20, 30, 25 कुछ भी जीत भी गए तो एकनाथ शिंदे, वो एकनाथ शिंदे नहीं रह जाएंगे जो लेके आए थे विधायक उद्धव के पास से। ये भाजपा के विधायकों के बीच बैठा एकनाथ शिंदे होगा, जो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। और फिर जिस दिन चाहेंगे दिल्ली वाले शाह, उसी दिन फिर टूट जाएगी ये असली वाली शिवसेना, जो असली वाली शिवसेना राजीव कुमार ने बनाई है। फिर जो टूटेगी भाजपा, जिसको तोड़ेगी, वो शिवसेना असली हो जाएगी और उसका विलय भी आगे हो सकता है। एक आशंका बता रहा हूं, लेकिन इतना तो तय मानिए, विलय की बात तो दूर तक की आशंका, ऐसा हो सकता है, लेकिन इतना तय मान लीजिए कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अपने मन से अब कहीं नहीं जा सकते हैं। जहां खड़ा अमित शाह करेंगे वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। न तो अजीत पवार के कार्यकर्ता और काडर के सम्मान के लिए अजीत पवार कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, न शिवसेना या जो है अपने साथियों के, अपने विधायकों के और कार्यकर्ताओं के लिए शिंदे कोई लड़ाई लड़ रहा है। ये वही कर रहे हैं जो हुक्म इनको दिल्ली से सुनाया जा रहा है। बाकी सब कुछ दिखावा है, और वो दिखावा बिल्कुल साफ कर दिया है निशिकांत भोसले पाटिल ने। मैं एक बार कंट्रोल रूम से कहूंगा, फिर से वो बाइट सुना दें, फिर से दर्शक अगर जरा सा भी भूले हो तो एक बार फिर से सुना दें निशिकांत भोसले पाटिल को, कि निशिकांत भोसले पाटिल खुद बता रहे हैं कि मुझे देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जाओ कंट्रोल रूम, अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बार फिर से निशिकांत भोसले पाटिल की बाइट सुना दें, बयान सुना दें, जिसमें वो बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के कहने पर, उनके आदेश पर हम एनसीपी में आए हैं। ये शायद पहली बार खुलेआम, अंदर खाने हो सकता है पहले भी कई इसके जो उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन पहली बार खुलेआम कोई बता रहा है कि हमारी पार्टी का हमारा नेता कहा कि चले जाओ दूसरे पार्टी में, वहां से टिकट लेकर के चुनाव लड़ो। ये पहली बार खुल के बोल रहा है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक बार आप फिर से इस बयान को सुन लीजिए। भाजपा छोड़ के एनसीपी ज्वाइन किया, क्या कारण था? भारतीय जनता पार्टी मेरे शीर्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब के आदेश से मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष आज ज्वाइन किया। गठबंधन की सरकार है, महायुति की सरकार है। ये जगह जो इस्लामपुर विधानसभा है वो राष्ट्रवादी के लिए गई, इसलिए भाजपा से वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा मुझे। और ये इलेक्शन इस्लामपुर विधानसभा में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ये चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसे मुझे निश्चित उम्मीद है। आप सांगली के जिलाध्यक्ष थे भाजपा के, अब आप इस्लामपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहेंगे, तो ये जो परिवर्तन है कि आपके मतदाताओं को पटेगा, भाजपा कार्यकर्ताओं इसको स्वीकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष करके मैंने 2.5 साल काम किया है। अभी इस्लामपुर विधानसभा का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन 100% जो लोगों की मांग थी, उसी मांग के हिसाब से ये जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को गई है और लोग वो स्वीकार करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है।
सुन लिया आपने, फडणवीस साहब के आदेश पे आए हैं और एनसीपी के कोटे में जो है सीट गई, इसलिए मुझको शिफ्ट होना पड़ा। बताओ, सीट पहले शिफ्ट करो और फिर नेता शिफ्ट करो और बनाते रहो सबको मूर्ख। इजाजत दीजिए, महाराष्ट्र की सियासत में ये जो चालबाजियां चल रही हैं, इन पर निगाह रखिएगा। ये इनके आपस की चालबाजियां नहीं है, ये महाराष्ट्र की तस्वीर और तकदीर से, महाराष्ट्र के भविष्य से जुड़ी हुई चालबाजियां हैं। तो इन चालबाजियों को गौर से देखिए, इन पर निगाह बनाए रखिए। न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।